पेश खिदमत है कहानी लाश की वापसी का छठा हिस्सा। मुर्दे को लाश नहीं मिली थी। वो वापस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अभी वो जंगल की दीवार के पास ही पहुंचा था कि एकाएकी मुर्दे के बदन में एक अलार्म सा बजा। उसे किसी लाश की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर पीछे देखा। उसकी नजरों के बिल्कुल सामने एक बड़े गुंजान दरख्त तले खूनी लाश खड़ी उसे घूर रही थी। मुर्दे ने भी लाश को घूरना शुरू कर दिया। खूनी लाश भी जिंदगी में पहली बार अपने सामने एक मुर्दे को देख रही थी। खूनी लाश के मुर्दा दिमाग में ख्याल आया कि ये जो लाश उसके सामने खड़ी है उसे भी किसी शैतान सिफ्त साइंसदान ने इंसानों को हलाक करने के लिए तैयार किया है। खूनी लाश की आंखों में खून उतर आया। वो अभी मुर्दे पर हमला करने के बारे में सोच ही रही थी कि मुर्दे ने आगे बढ़कर हमला कर दिया। मुर्दे ने एक छोटे से दरख्त को एक झटका मारकर उखाड़ दिया, फिर दरख्त के तने को उठाकर पूरी ताकत से खूनी लाश के सर पर दे मारा। खूनी लाश अपनी जगह से हिल गई। इससे पहले किसी दुश्मन ने इतनी जबरदस्त ताकत से उस पर हमला नहीं किया था। मुर्दे को इसलिए बिजली का झटका न लगा क्योंकि उसने दरख्त से हमला किया था और बिजली का करंट लकड़ी से नहीं गुजरता। अब खूनी लाश के हमला करने की बारी थी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। लाश ने 2 कदम उठाए और वो मुर्दे के सर पर जा पहुंची। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसने दोनों हाथों से मुर्दे को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। पटाख की आवाज के साथ मुर्दे को बिजली का एक जबरदस्त झटका लगा। सबसे पहले उसकी दोनों आंखें अपनी खोपड़ी के सुराखों में से उछलकर बाहर गिर पड़ी। फिर उसका सारा मुर्दा जिस्म सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। जब तक मुर्दे का सारा जिस्म जलकर खाक नहीं हो गया, खूनी लाश ने उसे अपने हाथों में पकड़े रखा था। फिर मुर्दे का सूखा जला हुआ स्याह ढांचा जमीन पर फेंककर लाश ने दोनों हाथ जोर से अपनी छाती पर मारे। फतह हासिल करने की एक चीख मारी और वापस जंगल में गुम हो गई। दिन चढ़ा तो जादूगर ने देखा कि मुर्दा अभी तक वापस नहीं आया था। उसकी कब्र खाली थी। वो मुर्दे के पैरों के निशान पर आगे चल पड़ा। चलते चलते वो जंगल में उस जगह आ गया जहां खूनी लाश ने मुर्दे को जला डाला था। जादूगर ने देखा कि मुर्दे का फैसला कर लिया था कि आज रात वो खुद लाश को अपने जादू के जोर से हलाक कर देगा। स्याहपोश जादूगर वापस अपने घर आ गया। स्याहपोश जादूगर ने बहराम से मुलाकात की। बहराम को बताया कि मुर्दा नाकाम हो गया और खूनी लाश ने उसे जला डाला है। बहराम ने जादूगर से कहा कि अब वो खूनी लाश को खुद ठिकाने लगाएंगे। स्याहपोश ने कहा कि नहीं, ये उसके जादू की तौहीन है कि खूनी लाश जिंदा फिरती रहे। खूनी लाश ने उसके मुर्दे को हलाक करके उसके जादूगरी की सख्त बेइज्जती की है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो खुद खूनी लाश को ठिकाने लगाएगा। बहराम ने जादूगर को रोका कि वो इस ख्याल से बाज आए, क्योंकि पुलिस एक स्कीम पर काम कर रही है कि जिसके फंदे से खूनी लाश कभी न बच सकेगी। जादूगर ने बहराम से तो यही कहा है कि वो अपने ख्याल पर अमल नहीं करेगा, लेकिन दिल में वो खूनी लाश को जादू के जरिए तबाह करने का फैसला कर चुका था। जादूगर ने जाते जाते बहराम को बताया कि उसके मुर्दे ने अपनी जुबान में दूर टीलों में किसी ऐसी जगह के बारे में बताया था जहां सिंग वाले इंसान काम करते हैं। बहराम हंस पड़ा। मिस्टर स्याहपोश, हम एक मुर्दे की जुबान का एतबार नहीं कर सकते। स्याहपोश ने जाते जाते बहराम को बताया कि उसके मुर्दे ने अपनी जुबान में दूर टीलों में किसी ऐसी जगह के बारे में बताया था जहां सिंग वाले इंसान काम करते हैं। बहराम हंस पड़ा। मिस्टर स्याहपोश, हम एक मुर्दे की जुबान का एतबार नहीं कर सकते। स्याहपोश जादूगर ने तेज लहजे में कहा, मैं एक मुर्दे की जुबान पर आदमी की जुबान से बढ़कर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ मुर्दे ने झूठ नहीं बोला था। टीले के किसी गार में सिंग वाले इंसान जरूर रहते हैं। बहराम हंसता रहा और स्याहपोश जादूगर वापस चला गया। बहराम ने इंस्पेक्टर से जिक्र किया तो वो भी हंस पड़ा। मिस्टर बहराम, ये हिंदुस्तान के जादूगर भी बड़े दिलचस्प होते हैं। मुर्दों के साथ सारी जिंदगी बसर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन पर यकीन भी करते हैं। भला तुम ही बताओ कि कभी ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके सर में सींग उगा हुआ हो? नामुमकिन है। मिस्टर आर्थर, जादूगर का दिमाग मंत्र पढ़ते पढ़ते चल गया है। मेरा ख्याल है मुर्दा लाशों ने उसके दिमाग को भी मुर्दा बना दिया है। बहरहाल जादूगर नाकाम रहा है। अब हमें मशीनी इंसान के काम पर ही भरोसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब होंगे। जरूर तब मशीनी इंसान तैयार करके दे देंगे। बहराम ने खुश होकर कहा, बहुत खूब। खुदा ने चाहा तो 1 हफ्ते के बाद ही हम लाश को दरिया की गहराइयों में हमेशा के लिए गर्क कर चुके होंगे। स्याहपोश जादूगर को सख्त सदमा था कि खूनी लाश ने उसकी शोहरत को सदमा पहुंचाया है और उसके जादू को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। आज रात वो उससे बदला लेने जंगल में अकेला जा रहा था। शाम का सूरज गरूब हुआ ही था कि स्याहपोश जादूगर ने अपने सारे बदन पर तालाब की मिट्टी लेकर खूब अच्छी तरह से मली और तालाब के किनारे एक गंदी जगह पर बैठकर काले जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। रात गई तक वो उसी जगह बैठा मंत्र पढ़ता रहा। जब आधी रात हो गई तो उसके मंत्र खत्म हुए। उसने आंखें खोल दी। जादूगर की आंखों से शोले से निकल रहे थे। उसने उठकर एक दरख्त को हाथ लगाया। दरख्त के सारे पत्ते एकदम से जमीन पर गिर पड़े। जादूगर मुस्कुराया। उसका जादू पूरे जोरों पर था। उस वक्त अगर वो किसी मकान की दीवार को हुक्म देता कि गिर जाओ तो वो भी गिर जाती। स्याहपोश जादूगर ने जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। जंगल में आकर वो उस टीले के पास आ गया जिसके गार में खूनी लाश रहती थी।
जादूगर टीले के बाहर दरख्त के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया और मुंह ही मुंह में काले जादू के मंत्र पढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि इन मंत्रों का असर लाश पर जरूर होगा और वो अंदर से बेचैन होकर बाहर आ जाएगी। फिर वो अपने जादू के जोर से उसे काबू करके अपनी मर्जी के मुताबिक गुलाम बनाकर रख लेगा। लाश गार के अंदर जरूर लेटी हुई थी, लेकिन उस पर स्याहपोश जादूगर के मंत्रों का जरा बराबर भी असर नहीं हो रहा था। उसके उलट खूनी लाश को एक अजीब सी बू महसूस हो रही थी, ऐसी बू जो उसे अक्सर कब्रिस्तानों से गुजरते हुए मुर्दा कब्रों से आया करती थी। लाश ने सोचा कि फिर कोई मुर्दा उससे मुकाबला करने आ गया है। लाश में अपने आप हरकत हुई। वो अपनी जगह से उठी और गार के मुंह की तरफ चल पड़ी। जादूगर दरख्त के नीचे बैठा बड़े जोरों शोर से मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने आंखें खोल कर देखा, गार के दरवाजे पर एक ऊंची लंबी गंदी मंदी चीथड़े ऐसी पट्टियों में लिपटी कटे फटे बदन और बड़ी सी खोपड़ी वाली लाश खड़ी उसे गौर से देख रही थी। जादूगर बड़ा खुश हुआ, जादू में फंसकर बाहर आ गई थी। जादूगर ने और जोश से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। लाश अब उसकी तरफ बढ़ने लगी। लाश को मुर्दे की बड़ी तेज बू आ रही थी। वो उस दरख्त के पास आकर रुक गई जिसके नीचे जादूगर मंत्र पढ़ रहा था। जादूगर ने एक हाथ उठाकर कहा, ऐ खूनी लाश, अब तो मेरी गुलाम है। मैं तुझे जिस तरह हुक्म दूंगा तो उसी तरह काम करेगी। मैं अब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि गार के टीले पर जाकर नीचे छलांग लगा दे। खूनी लाश के कानों में जादूगर की आवाज चीखें बनकर सुनाई दी। वो आगे बढ़ी और उसने जादूगर को पकड़ना चाहा। जादूगर उठकर खड़ा हो गया। उसने दरख्त को हुक्म दिया, ऐ दरख्त, मेरे जादू के जोर से अपनी सारी टहनियों को सांप बना दे और इस लाश के जिस्म से लिपट जा। उस हुक्म के साथ ही दरख्त की सारी टहनियां सांप बनकर जमीन पर गिर पड़ी और लाश की तरफ बढ़ी। सारे के सारे सांप भागकर फुनकारते हुए लाश से लिपट गए। लाश से लिपटते ही सांपों के जिस्म शोला बनकर जले और फिर भस्म होकर गिर पड़े। जादूगर और पीछे हट गया। उसने एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा करके कहा, ऐ पत्थर, मेरे जादू के हुक्म से अपनी जगह से उठकर इस लाश के सर पर गिर। और इस हुक्म पर पत्थर अपनी जगह से उठा, हवा में काफी ऊपर जाकर रुका और फिर शूं की आवाज के साथ पत्थर बड़ी तेजी से आकर लाश की खोपड़ी के ऐन ऊपर गिरा। एक धमाके की आवाज सुनाई दी और खोपड़ी के टूटने के बजाय पत्थर पाश पाश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तो जादूगर घबरा गया। उसके दोनों वार खाली गए थे। उसने एक और दावा आजमाने का फैसला किया और पीछे हट गया। पीछे हटकर जादूगर ने अपने लंबे कुर्ते के अंदर हाथ डाला और एक तलवार निकालकर उसे हवा में छोड़ दिया। तलवार हवा में रुक गई। जादूगर ने तलवार को हुक्म दिया, ऐ सामरी की तलवार, मेरे हुक्म से इस खूनी लाश के टुकड़े उड़ा दे। तलवार एक बिजली की तरह हवा में लहराई और खूनी लाश पर झपट पड़ी। तलवार ने लाश की गर्दन उड़ा दी। गर्दन ऊपर को उठी, जिस्म से अलग हुई और फिर उसी तरह वापस आकर गर्दन पर लग गई। तलवार ने लाश का एक बाजू अलग कर दिया। लाश का बाजू अलग हुआ और फिर तेजी से पलटकर वापस जिस्म के साथ लगकर जुड़ गया। इस तरह तलवार लाश के जिस अज़ू पर हमला करती वो कटकर एक बार अलग होता और फिर जिस्म के साथ आकर जुड़ जाता। लाश ने एक हाथ ऊपर उठाकर तलवार को पकड़ लिया। तलवार के हाथ में आते ही वो आग का शोला बनकर पिघल गई। अब जादूगर भागने की सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों न अपना सबसे बड़ा जादू भी आजमा कर देख ले। उसने दोनों हाथों पर उठाकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ सबसे बड़े जादूगर, ऐ जादूगरों के बादशाह सामरी, तेरे काले इनको खतरा है। खुद आकर अपने जादू की हिफाजत कर और इस लाश से बदला ले। जादूगर की इस पुकार के साथ ही आसमान पर बड़े जोर की बिजली चमकी। एक गरज के साथ बादल गरजा और फिर एक बड़ी ही हैबतनाक किस्म का भूत जो दरख्तों से भी लंबा और ऊंचा था वहां आकर खड़ा हो गया। भूत ने कहका लगाकर जादूगर से कहा, तुमने हमें किस लिए पुकारा? हमारे शागिर्द? जादूगर ने लाश की तरफ इशारा करके कहा, ऐ जादूगरों के बादशाह, इस लाश ने मेरा नाक में दम कर दिया है। इस पर तेरा मंत्र कोई नहीं चला। अपने हुक्म से इस खूनी लाश को भस्म करके रख दे। भूत ने जोरदार कहका लगाकर कहा, मैं तो इस लाश को कच्चा चबा जाऊंगा। ये तो मेरा मन भाता खाजा है। मैं इसे भस्म नहीं करूंगा, बल्कि इसे टुकड़े करके चबाकर खा जाऊंगा। वो चेहरा ऊपर उठाकर भूत को देखा। भूत उससे कई गुना बड़ा था और ऊपर से झुककर लाश को अपनी खूनखार आंखों से देख रहा था। लाश ने अपनी जगह से कोई हरकत न की। शायद वो चाहती थी कि भूत उस पर हमला करे। भूत ने एक हाथ बढ़ाकर लाश को गर्दन से पकड़कर मरोड़ना चाहा ही था कि लाश के जिस्म से बिजली की रोह निकलकर भूत के जिस्म में दाखिल हो गई। एक शराटे की आवाज सुनाई दी जो बादलों की गरज और बिजली की कड़क से भी ज्यादा भयानक थी। उसके साथ ही भूत अपनी जगह से कई गज ऊपर उछला और फिर एक टूटे हुए घने दरख्त की तरह दम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने से जमीन हिल गई। लाश ने अपना पांव भूत की गर्दन पर रख दिया। पांव के रखते ही भूत के जिस्म में आग लग गई और वह सूखी घास की तरह चलने लगा। सुर्ख और नीले शोलों ने भूत को देखते ही देखते जलाकर खाक कर दिया। जादूगर ये मंजर देखकर डर गया। वो भागने ही वाला था कि लाश ने भागकर उसका रास्ता रोक लिया और मुंह खोलकर एक खौफनाक आवाज बुलंद की। उसकी आवाज सुनकर जंगल से जानवर अपने घोंसलों में डर कर दुबक गए। उल्लू ने दरख्त की खोह में बैठे बैठे अपने जर्द आंखें सहम कर बंद कर लीं। उस चीख में मौत की हैबत और अजाब था। जब खौफनाक आवाज बुलंद की, उसकी आवाज सुनकर जंगल से जानवर अपने घोंसलों में डर कर दुबक गए।
उल्लू ने दरख्त की खोह में बैठे बैठे अपने जर्द आंखें सहम कर बंद कर लीं। उस चीख में मौत की हैबत और अजाब था। जादूगर पीछे हटने लगा। लाश उसकी तरफ बढ़ने लगी। जादूगर अब भी मंत्र फूंक फूंक कर जादू कर रहा था, लेकिन उसका जादू लाश पर नाकाम हो रहा था। लाश ने हाथ फैलाकर जादूगर को दबोचना चाहा। जादूगर ने छलांग लगा दी। छलांग लगाकर वो एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसका पांव फिसल गया था। लाश गड्ढे के ऊपर आकर खड़ी हो गई और उसे खा जाने वाली भयानक नजरों से देखने लगी। जादूगर सहमा हुआ एक तरफ दुबका था। लाश ने गड्ढे में उतरना शुरू कर दिया। जादूगर दूसरी तरफ से गड्ढे के किनारे पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाश उसके सर पर पहुंच गई थी। जो ही जादूगर उछलकर गड्ढे से बाहर निकला, लाश ने उसकी टांग पकड़ ली। टांग हाथ में आते ही जादूगर का बदन एक शोला बनकर जल उठा। लाश ने जादूगर को यूं पर उठा लिया जिस तरह बच्चे फुलझड़ी हाथ में ले लेते हैं। लाश जादूगर के जिस्म को हवा में हिला रही थी। उसका जिस्म फुलझड़ी की तरह जल रहा था और उसके बदन से शरारे फूट रहे थे। आखिर वो जल्दी से वापस आ गया। 2 रोज में 2 जगहों पर 3 इंसानों के जले हुए ढांचे मिले थे। उन्होंने मशीनी इंसान की तैयारियों का काम तेज कर दिया, क्योंकि बचाव की अब यही एक सूरत रह गई थी। साइंसदानों ने कहा कि वो 2 रोज बाद मशीनी इंसान उनके हवाले कर देंगे। 2 दिन भी गुजर गए। इंस्पेक्टर आर्थर और बहराम साइंसदान के साथ तहखाने के उस कमरे में गए जहां मशीनी इंसान बिल्कुल तैयार खड़ा था। साइंसदान ने कहा, मैं आपको तजुर्बा करके दिखाना चाहता हूं। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हमने कितना बड़ा कारनामा किया है। बहराम और इंस्पेक्टर कुर्सियों पर बैठ गए। साइंसदान ने एक माचिस की डब्बी के साइज का कंप्यूटर अपने हाथ में लेकर एक बटन दबाया। मशीनी इंसान में हरकत पैदा हुई और उसके जिस्म में एक नन्ही सी मशीन चल पड़ी और आंखों में रोशनी पैदा हो गई। उसने अपने सर को हिलाना शुरू कर दिया। साइंसदान ने एक बटन दबाकर कंप्यूटर को मुंह के पास लाकर कहा, रोबोट, कोने में रखी हुई कुर्सी उठाकर मेरे पास लाकर रख दो। मशीनी इंसान चल पड़ा। चलते चलते वो कोने में गया, वहां से कुर्सी उठाई और उसे लाकर साइंसदान के पास रख दिया। फिर वापस वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। अब साइंसदान ने एक रुई के बने हुए चलते वो कोने में गया, वहां से कुर्सी उठाई और उसे लाकर साइंसदान के पास रख दिया। फिर वापस वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। अब साइंसदान ने एक रुई के बने हुए इंसानी ढांचे को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया। ये वो तजुर्बा था जिसके लिए खास तौर पर वो मशीनी इंसान बनाया गया था। बहराम और इंस्पेक्टर बड़े गौर से देखने लगे। साइंसदान ने बटन दबाकर मशीनी इंसान से कहा, रोबोट, सामने वाली मेज पर जो नन्हा सा ट्रांसमीटर रखा है उसे जाकर उठाओ। मशीनी इंसान ने ऐसा ही किया। मेज पर से नन्हा सा ट्रांसमीटर उठाकर खड़ा हो गया। साइंसदान ने बहराम और इंस्पेक्टर से कहा, अब आप अपनी घड़ियों पर नजर रखें और अंदाजा करें कि रोबोट कितनी देर में काम करता है। बहराम और इंस्पेक्टर अपनी अपनी घड़ियों को तकने लगे। साइंसदान ने बटन दबाकर मशीनी इंसान को हुक्म दिया, रोबोट, ट्रांसमीटर लगा दो। अब मशीनी इंसान पहले से ज्यादा तेजी से दीवार के साथ रखे रुई से बने इंसान के पास गया और उसकी गर्दन के एक सुराख में जल्दी से ट्रांसमीटर फिट करके वापस आ गया। इंस्पेक्टर ने खुश होकर कहा, भाई कमाल है, मशीनी इंसान ने यह काम 10 सेकंड में कर दिया। बहराम बोला, मुबारक हो साइंसदान साहब, आपने कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा काम किया है। ये इंसानों की एक अजीम खिदमत है जो आपने सर अंजाम दी है। इंस्पेक्टर ने कहा, बराए मेहरबानी इसी तजर्बे को एक बार फिर दोहरा दीजिए। क्यों नहीं, अभी दीजिए। साइंसदान ने एक बार फिर कंप्यूटर को दुरुस्त किया। बनावटी इंसान के कंधे से जाकर ट्रांसमीटर को निकाला। वापस आकर वो ट्रांसमीटर मशीनी इंसान के हाथ में दे दिया और फिर बटन दबाकर उसे हुक्म दिया कि लाश के कंधे में जाकर ट्रांसमीटर लगा दे। मशीनी इंसान उसी तेजी से लाश की तरफ बढ़ा और 10 सेकंड के अंदर अंदर वो लाश की गर्दन पर ट्रांसमीटर लगाकर वापस आ गया। इंस्पेक्टर ने साइंसदान से कहा, आपको तो मालूम ही है कि हमने ये मशीनी इंसान सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि इससे खूनी लाश को कंट्रोल करने में मदद मिले, लेकिन हम एक बात भूल गए। वो क्या? बहराम ने चौंक कर पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, वो बात यह है कि आग में जलने के बाद खूनी लाश के कंधे में अब वो सुराख नहीं रहा जिसके अंदर हम इस ट्रांसमीटर को लगाना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब लाश के जिस्म में कोई सुराख ही नहीं है तो हम इतनी जल्दी ये ट्रांसमीटर लाश के किस हिस्से में कैसे लगा सकते हैं? में तो हमने पहले गौर ही नहीं किया। साइंसदान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ख्याल में इसका एक ही हल है। वो क्या? इंस्पेक्टर ने बेचैनी से पूछा। साइंसदान ने कहा, वो ये कि हम कंप्यूटर को लोहे के एक गोल और लंबूतरी मेख के अंदर बंद कर देंगे। फिर मशीनी इंसान को हुक्म देंगे कि वो लाश के जिस्म में जाकर उस मेख को गाड़ दे। बस मशीनी इंसान का सिर्फ इतना काम होगा कि वो हमारे हुक्म पर उस मेख को लाश के जिस्म में जाकर जल्दी से गाड़ देगा। लाश चूंकि ज्यादातर बेहिस है इसलिए उसे महसूस भी ना हो सकेगा और हम कंप्यूटर ऑन करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इंस्पेक्टर आर्थर और बहराम इस तजवीज पर बहुत खुश हुए। साइंसदान ने उनकी एक बहुत भारी मुश्किल हल कर दी थी। साइंसदान ने उसी वक्त मेख बनाने का हुक्म दिया जिसके अंदर ट्रांसमीटर को बंद करना था। मशीनी इंसान अपने कारनामे के लिए बिल्कुल तैयार था। उस मशीनी इंसान को पुलिस ऑफिस के एक तहखाने में छुपा कर रखा गया था। सिवाय पुलिस के 2 एक बड़े अफसरों के और किसी को उसकी खबर न थी। इंस्पेक्टर और बहराम ने फैसला किया, पहले गार में लाश की मौजूदगी का पता लगाया जाए। अगर लाश वहां हो तो मशीनी इंसान को वहां से ले जाकर सिवाय पुलिस के 2 एक बड़े अफसरों के और किसी को उसकी खबर न थी। इंस्पेक्टर और बहराम ने फैसला किया, पहले गार में लाश की मौजूदगी का पता लगाया जाए।
اگر لاش وہاں ہو تو مشینی انسان کو وہاں سے لے جا کر لاش کے جسم میں کمپیوٹر لگا دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز رات کے اندھیرے میں وہ دونوں جنگل میں آ گئے۔ وہ بڑی خاموشی سے اس ٹیلے کے سامنے آ کر رک گئے جس کے اندر ان کے خیال میں لاش کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بھیڑ لائے تھے۔ بہرام پیچھے رہا۔ انسپکٹر نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھیڑ کو غار کے منہ پر جا کر باندھ دیا۔ وہ دونوں دور درختوں میں چھپ کر تماشا دیکھنے لگے۔ بھیڑ نے زور زور سے ممیانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر اندر لاش میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی غار کے منہ پر آ گئی۔ یہاں ایک بھیڑ زور زور سے شور مچا رہی تھی جو لاش کو بڑی ناگوار لگ رہی تھی۔ لاش نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے سے بھیڑ کا کام تمام کر دیا۔ بھیڑ جل کر خاک ہو گئی۔ بہرام اور انسپکٹر نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ یہی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ لاش اندر ہے یا نہیں۔ وہ تیزی سے جنگل سے باہر نکلے اور جیپ میں بیٹھ کر دفتر آ گئے۔ دوسرے روز سارا دن وہ پروگرام بناتے رہے کہ کس طرح سے انسان کو ایک بکس میں بند کیا، بکس کو اٹھوا کر ایک جیپ پر رکھا اور وہ دونوں سے لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہرام نے اس مہم کے بارے میں اپنی بیوی غزالہ کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھی تھی۔ بہرام نے اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ ذرا دیر سے گھر آئے گا۔ یہ تو بہرام کا روز کا ہی معمول ہوتا تھا، اس لیے غزالہ بڑے آرام سے بستر میں لیٹی رسالے پڑھ رہی تھی۔ ادھر جیپ جنگل کے کنارے پہنچ کر رک گئی۔ بہرام اور انسپکٹر جیپ سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے جیپ کے پیچھے سے مشینی انسان کا بکس باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا، پھر اسے کھولا اور کمپیوٹر بہرام نے اپنے ہاتھ میں لے کر منہ کمپیوٹر کے پاس لے جا کر ایک بٹن دبایا اور کہا، روبوٹ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے آگے آگے جس طرف میں اشارہ کروں چلو۔ مشینی انسان کے ماتھے پر بلب جل اٹھا۔ یہ ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تھا جو بڑے انار کے دانے کی طرح رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ مشینی انسان کے اندر لگی مشین کمپیوٹر کے اشارے سے چل پڑی اور مشینی انسان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جنگل میں آگے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی لاش کی طرح قدم اٹھاتا آہستہ آہستہ جھاڑی اور مشینی انسان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جنگل میں آگے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی لاش کی طرح قدم اٹھاتا آہستہ آہستہ جھاڑیوں کو ہٹاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بہرام اور انسپکٹر روبوٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ مشینی انسان آخر اس ٹیلے کے پاس پہنچ گیا جس کی غار میں لاش آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ بہرام نے مشینی انسان کا رخ غار کی طرف موڑ دیا اور اسے روک دیا۔ اب وہ آپس میں ضروری صلاح مشورے کرنے لگے۔ انسپکٹر نے کہا، ہمیں اچھی طرح اس مہم کے سارے پہلوؤں پر پھر سے غور کر لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے مشینی انسان اندر جا کر رک گیا یا اس کی آہٹ سے لاش ہوشیار ہو گئی تو پھر وہ اس کو پکڑ کر پانی کی طرح پگھلا دے گی۔ بہرام نے کہا، پگھلنا تو اس کی قسمت میں لکھا ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لاش کے جسم میں میخ کاٹ کر پگھلے۔ ویسے مشینی انسان کے پاؤں میں ایسے مضبوط ربڑ کے سول اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ اس پر بجلی کا اثر کم سے کم ہو۔ انسپکٹر نے کہا، پھر بھی یہ سول 11,000 وولٹ کو شاید ہی برداشت کر سکیں۔ بہرحال ہمیں یہ خطرہ مول لینے کے لیے اب تیار ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ تجربہ بھی ناکام رہا تو پھر سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم دونوں یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بہرام نے کہا، گھبراؤ نہیں، ایسا وقت نہیں آئے گا۔ مجھے اس مشینی انسان کے کام پر پورا بھروسہ ہے۔ آؤ اب اسے غار کے اندر روانہ کرتے ہیں۔ مشینی انسان کے ہاتھ میں وہ میخ پکڑا دی گئی تھی جس کے اندر ننھا سا وہ ٹرانسمیٹر بند تھا جس نے لاش کے جسم کے اندر جا کر اسے اپنے قابو میں کرنا تھا۔ بہرام نے خدا کا نام لے کر کمپیوٹر کا بٹن دبایا اور منہ کے پاس لا کر سرگوشی کی، روبوٹ غار کے اندر جاؤ اور لاش کے جسم میں ٹرانسمیٹر والی میخ کاٹ دو۔ اس آواز کے ساتھ ہی مشینی انسان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ ربڑ کے پاؤں والے قدم اٹھاتا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا لیکن مشینی انسان نہ اندھیرے کو دیکھ سکتا تھا نہ روشنی کو محسوس کر سکتا تھا، نہ اسے گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی۔ وہ بہرام کے اشارے پر چل رہا تھا جس کے ہاتھ میں کمپیوٹر تھا۔ کمپیوٹر ہی اسے بتا رہا تھا کہ غار میں لاش کس جگہ پر ہوگی۔ وہ ایک قسم کا رڈار تھا۔ مشینی انسان آگے جا کر ایک طرف کو گھوم گیا۔ بہرام نے ایک کمپیوٹر کی لہروں میں دباؤ سا محسوس کیا۔ اس نے انسپکٹر کے کان لگ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے مشینی انسان کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مشینی انسان اسے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا تھا۔ بہرام نے اسے روک دیا تھا۔ اب وہ آخری حملے کے لیے اسے تیار کر رہا تھا۔ انسپکٹر نے کہا، خدا کے لیے حملہ کر دو، وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہرام نے بٹن دبا کر کمپیوٹر کو حکم دیا، روبوٹ تمہارے سامنے جو لاش پڑی ہے اس کے جسم میں میخ کاٹ دو۔ اس حکم کے ساتھ ہی بہرام نے کمپیوٹر کی فریکوینسی کی بے حد تیز کر دیا۔ مشینی انسان کے جسم میں زبردست حرکت پیدا ہوئی۔ وہ پلک جھپکنے میں آگے بڑھا اور اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ لاش کے جسم میں میخ کاٹ دی۔ یہ کام اتنی جلدی اور بجلی کی طرح ہو گیا کہ بہرام اور انسپکٹر کو بھی اس کامیابی کی امید نہیں تھی۔ لاش ہڑبڑا کر چونکی اور اس نے مشینی انسان پر اس زور کا ہاتھ مارا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر پرزے ہو کر غار کے فرش پر بکھر گیا، لیکن وہ اپنا کارنامہ انجام دے چکا تھا۔ اب اس کے ٹوٹنے کا بہرام اور انسپکٹر کو کوئی غم نہ تھا۔ لاش اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لاش نے جھک کر مشینی انسان کے ٹوٹے ہوئے سر کو اٹھانا چاہا ہی تھا کہ وہ اسی جگہ اپنے آپ رک گئی جیسے کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا ہو۔ اب اس خونی لاش کا کنٹرول بہرام کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں یہ ایک بٹن دبا کر لاش کو حکم دیا کہ وہ جہاں پہلے بیٹھی تھی وہیں بیٹھ جائے۔ لاش حکم ماننے والے کتے کے پلے کی طرح چپکے سے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔
बहराम और इंस्पेक्टर ने बड़े जोशीले अंदाज में एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। आखिर वो अपनी खतरनाक मुहिम में कामयाब हो गए थे। उन्होंने भयानक खूनी लाश को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो लपक कर वापस अपनी जीप में आए। उन्होंने उसी वक्त आईजी पुलिस को वायरलेस पर बताया कि लाश कब्जे में कर ली गई है और बशीनी इंसान ने हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया है। पुलिस अफसर ने उन दोनों को मुबारकबाद दी और कहा कि उसी वक्त से उनकी तरक्की कर दी गई है। बहराम ने इंस्पेक्टर से कहा, अब हमें कल इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा ख्याल था कि हम उस वक्त लाश को दरिया में उतार देते तो अच्छा था, न जाने कल क्या हो जाए। बहराम हंस पड़ा, मिस्टर आर्थर तुम बहुत वहमी हो गए हो, फिक्र न करो, लाश का कंट्रोल इस कंप्यूटर में है और कंप्यूटर हमारे हाथ में है। इस कंप्यूटर के बारे में और फिर हम अपने बड़े अफसरों के सामने इस खूनी लाश को दरिया में गर्क करेंगे ताकि उन्हें भी यकीन आ जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ ये तुम्हारा ख्याल ठीक है, हमें अपने अफसरों की मौजूदगी में लाश को दरिया बुर्द करना होगा। इसका मतलब है कि लाश आज की रात इस गार में आराम करेगी। बहराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और ये उसकी भयानक जिंदगी की आखिरी रात होगी। कल ये दरिया में हमेशा की नींद सो चुकी होगी। इंस्पेक्टर और बहराम जीप में बैठकर सीधे आईजी पुलिस के घर पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाई। वो बहुत खुश हुआ। सूबे की इंतजामिया और वजीर आला के आगे उसके महकमे की इज्जत रह गई थी। उसने आखिर उस भूत को काबू कर लिया था जिसने एक अरसे से शहर में तबाही फैला रखी थी। आईजी ने कहा कि कल तमाम मुतल्लिका अफसरों के सामने लाश को दरिया में गर्क कर दिया जाएगा। ये कंप्यूटर तुम लोग मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि यही एक चीज है जिसमें लाश की जान है। अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इंस्पेक्टर का ख्याल था कि वो कंप्यूटर को दफ्तर की लोहे की बड़ी अलमारी के निचले खाने में बंद करेगा, मगर अपने अफसर के आगे वो कुछ अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इंस्पेक्टर का ख्याल था कि वो कंप्यूटर को दफ्तर की लोहे की बड़ी अलमारी के निचले खाने में बंद करेगा, मगर अपने अफसर के आगे वो कुछ न कह सका। उसने कंप्यूटर की डिबिया निकालकर अपने अफसर के हवाले कर दी। फिर बहराम और इंस्पेक्टर सलाम करके चले गए। वो सारे दिन के थके हुए थे। वो घर जाते ही बिस्तरों पर गिरे और गहरी नींद सो गए। उनमें से किसी ने भी अपनी अपनी बीवियों को न बताया कि वो कितना बड़ा कारनामा अंजाम देकर आ रहे हैं। वो बेचारी यही समझी कि रोज की तरह आज भी दफ्तरी काम की वजह से उन्हें देर हो गई है, मगर इतना उनको भी एहसास हो गया था कि उनके खाविंद रोज से कुछ ज्यादा ही थके हुए हैं। उनके जाते ही बड़े अफसर ने कीमती कंप्यूटर को अपने बेडरूम की अलमारी के खाने में बंद करके चाबी अपने सिराने के नीचे रखी और सुख का सांस लेकर सो गया। अब एक अजीब बात हुई। जिस वक्त इंस्पेक्टर और बहराम अपने बड़े अफसर से लाश को कंट्रोल करने और कंप्यूटर को संभाल कर रखने के बारे में बातें कर रहे थे, ठीक उस वक्त अफसर का कार ड्राइवर उनकी बातें सुन रहा था। ये वही ड्राइवर था जिसने उस रात एक ट्रक में दवाइयां लादकर टीले जमीन पर उतरी हुई थी। ड्राइवर ने यह भी देख लिया था कि अफसर ने कंप्यूटर को अलमारी में बंद करके चाबी अपने सिराने के नीचे रख दी है। ड्राइवर हर हाल में उस कंप्यूटर को हासिल करके सींग वाले दूसरे सितारे की मखलूक को पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उन्हें किसी ऐसी लाश की बड़ी सख्त जरूरत थी जो उनके इशारों पर काम कर सके। ऐसी लाश के लिए जरूरी था कि वो कम से कम 50 बरस पुरानी हो और एक बार आग में जलकर राख हो चुकी हो। इस काम के लिए खूनी लाश बड़ी मौजूद थी। ड्राइवर ने लाश के बारे में सारी तफसील सुन रखी थी। उसने सींग वाली मखलूक से इस बारे में बात भी की थी। कप्तान प्लूटो ने ड्राइवर से कहा था कि अगर किसी तरह वो लाश को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर ला दे तो उसे 10 लाख रुपए देंगे। ड्राइवर चाहता था कि कंप्यूटर दूसरे सितारों की मखलूक के कप्तान प्लूटो के हवाले करके उससे 10 लाख रुपए वसूल करे और किसी दूसरे मुल्क में जाकर आराम की जिंदगी बसर करे। अब वो सोचने लगा कि कंप्यूटर कैसे चुराए। ड्राइवर ने इंस्पेक्टर जनरल को अलमारी की चाबी अपने सिरहाने के नीचे छुपाते देख लिया था। उसका काम सिर्फ इतना था कि किसी तरह इंस्पेक्टर जनरल को बेहोश कर तकिए के नीचे से चाबी निकालकर अलमारी खोले और कंप्यूटर चुराकर कप्तान प्लूटो के हवाले कर दे। इस मकसद के लिए सितारों की मखलूक के कप्तान ने ड्राइवर को एक खास सफूफ दे रखा था, जिसके छिड़कने से कमरे में मौजूद हर शख्स बेहोश हो जाता था। ड्राइवर अपने क्वार्टर में आ गया। उसने अलमारी में से सफूफ की बोतल निकालकर जेब में रख ली। जब रात और ज्यादा गहरी हो गई और इंस्पेक्टर जनरल गहरी नींद सो गया तो ड्राइवर बेहोश कर देने वाला सफूफ लेकर चुपके से सीढ़ियां चढ़ता इंस्पेक्टर जनरल के बेडरूम में आ गया। उसने अपना मुंह और नाक को एक गीले कपड़े से ढांप रखा था ताकि उस पर दवाई का असर न हो। इंस्पेक्टर जनरल सो रहा था। ड्राइवर दबे पांव चलता हुआ इंस्पेक्टर जनरल के पलंग तक गया। उसने शीशी में से सफूफ निकालकर वहां छिड़क दिया। सफूफ इस कदर तेज था कि इंस्पेक्टर जनरल ने खिचकी सी ली और बेहोश हो गया। ड्राइवर ने तेजी से चाबी सिराने के नीचे से निकाली और अलमारी खोलकर कंप्यूटर अपने कब्जे में कर लिया। वो बेडरूम से बाहर निकल आया। कोठी पर खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। ड्राइवर कंप्यूटर लेकर सीधा सितारों की मखलूक के पास पहुंचना चाहता था। वो कंप्यूटर अपने कब्जे में कर लिया। वो बेडरूम से बाहर निकल आया। कोठी पर खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। ड्राइवर कंप्यूटर लेकर सीधा सितारों की मखलूक के पास पहुंचना चाहता था। वो गाड़ी बाहर निकलने गया तो चौकीदार ने पूछा, क्यों भाई, आधी रात को कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, साहब का खास पैगाम लेकर थाने जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त? चौकीदार ने ताज्जुब से पूछा।
साहब का हुक्म है कि पैगाम इंस्पेक्टर साहब को जुबानी देना है और अभी जाकर देना है। ड्राइवर ने यह बात इतने यकीन के साथ कही कि चौकीदार चुप हो गया। ड्राइवर अब वहां से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि वापस तो उसे आना नहीं है। वो अपने इनाम के 10 लाख रुपए लेकर वहीं से भाग जाना चाहता था। कप्तान प्लूटो ने ड्राइवर को यकीन दिलाया था कि उसे वो अपनी हिफाजत में मुल्क से बाहर निकाल देंगे। उनके पास ऐसी ऐसी उड़न तश्तरियां हैं जो उसे जहां वो जाना चाहे ले जाएंगी। ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर कोठी से बाहर निकल आया। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने गाड़ी की स्पीड तेज की और शहर की सुनसान सड़कों पर से गुजरता शहर से बाहर आ गया। अब वो गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार पर उड़ाए लिए जाने अपने तहखाने बना रखे थे। एक खास जगह पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और जानवर की आवाज निकाली। टीले के नीचे एक जगह से दीवार अलग हट गई और सामने रास्ता बन गया। ड्राइवर गाड़ी अंदर ले गया। गाड़ी के अंदर जाते ही दीवार फिर अपनी जगह पर वापस आ गई। गाड़ी तहखाने के एक हाल में खड़ी करते ही ड्राइवर खुशी खुशी कप्तान प्लूटो के कमरे में आ गया। कप्तान प्लूटो के कान लोमड़ी की तरह थे और उस सर के ऊपर सींग निकला हुआ था। कप्तान ने ड्राइवर को देखकर पूछा, क्या कामयाब आए हो? ड्राइवर ने जेब से कंप्यूटर निकालकर कप्तान की मेज पर रख दिया। ये लीजिए अपनी अमानत कप्तान प्लूटो, और मेरा इनाम मुझे दे दे। कंप्यूटर देखकर कप्तान प्लूटो बहुत खुश हुआ। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मोल लेकर ये काम किया है। अब आपका फर्ज है कि अपना वादा पूरा करें। मुझे मेरे इनाम के 10 लाख रुपए देकर मुझे हिफाजत के साथ इस मुल्क से बाहर निकाल दें। कप्तान ने मकार आंखों से देखते हुए कहा, फिक्र न करो, हम अपना वादा पूरा करेंगे। फिर उसने अपने सेक्रेटरी मरकरी को घंटी बजाकर बुलाया। मरकरी कप्तान का सेक्रेटरी भी था। मरकरी कप्तान का सेक्रेटरी भी था और एक साइंसदान भी था। उसके सर पर भी एक सींग उभरा हुआ था। ये लोग प्लूटो सितारे से आए थे। ये जमीन पर बसने वाले बड़े बड़े दिमाग वाले लोग, मसलन साइंसदानों, बेहतरीन अदीबों, इंजीनियरों और सुराग रसानों और उनकी बीवियों को अगवा करना चाहते थे, ताकि उनको अपने सितारे पर ले जाएं और उनसे फायदा उठाएं। उन्होंने खुफिया तरीके से जमीन पर आकर टीले के अंदर एक गार में अपनी तजर्बा गाह बनाई थी। मरकरी अंदर आया तो कप्तान ने उसे कहा, उसके सर पर भी सींग था। मिस्टर मरकरी, इस ड्राइवर को ले जाकर 10 लाख रुपए इनाम दो और उन्हें तश्ती में बिठाकर अमेरिका के किसी शहर में पहुंचा दो। मरकरी ने सर झुकाकर कहा, बहुत बेहतर जनाब। वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चला गया। यहाँ उसने जेब से पिस्तौल निकालकर 2 फायर किए। ये पिस्तौल ऐसा था कि उसके अंदर से रोशनी की एक लकीर निकलती थी। उस लकीर ने ड्राइवर के जिस्म को 2 टुकड़ों में काट कर रख दिया। उसकी लाश को उठाकर एक भट्टी में डाल दिया गया, जिसमें जलकर खाक हो गई। के साथ गद्दारी की थी। इस काम से फारिग होकर मरकरी सीधा कप्तान के पास पहुंचा। कप्तान ने उसे कंप्यूटर दिखाते हुए बताया कि एक बहुत बड़ा हथियार उनके कब्जे में आ गया है। वो उस लाश को वो अपने कंट्रोल में करके अपनी पसंद के लोगों को उसके जरिए अगवा कर सकते हैं। मरकरी ने कहा, हम अब खूनी लाश को गायब करके भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। कप्तान बोला, क्यों नहीं? हमारे पास ऐसे आलात हैं जिनकी मदद से हम खूनी लाश के जिस्म के सारे ज़रात को फजा में बखेर कर दोबारा किसी जगह पर फिर से इकट्ठा कर लेंगे। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें लाश को अपनी इस तजर्बा गाह में बुलाना चाहिए। उसके साथ ही कप्तान प्लूटो ने कंप्यूटर का बटन दबाया और उसको मुंह के पास लाकर कहा, ए लाश, हमारे इशारों के मुताबिक चलकर हमारी तजर्बा गाह में आ जाओ। उधर खूनी लाश गार में खामोश लेटी थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस मशीनी इंसान को उसने तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है, वो उसके जिस्म में एक ट्रांसमीटर घूम चुका था। चुनाचे जो ही कप्तान प्लूटो ने कंप्यूटर का बटन दबाया, लाश को एक हल्का सा झटका लगा और वो अपने आप उठकर खड़ी हो गई और उसने गार से बाहर निकलकर शुरू कर दिया। लाश किसी अंधे इंसान की तरह दोनों हाथ आगे फैलाए कदम उठाती, जंगल की झाड़ियों को तोड़ती, छोटे छोटे नदी नालों को अबूर करती, सितारों की सींग वाली मखलूक की तजर्बागाह की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। रात अब ढलना शुरू हो चुकी थी और आसमान पर चमकने वाले सितारों की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। दूर मशरिक की तरफ आसमान पर सुबह की नीली नीली रोशनी होने लगी थी। लाश अपने कंप्यूटर के बताए हुए रास्ते पर चलती चलती जंगल के जुनूबी इलाके से बाहर निकलकर मैदानों में आ गई। ये मैदान आगे जाकर ऊंचे नीचे फैले हुए उजाड़ टीलों तक चले गए थे। लाश मैदानों से भी निकलकर टीलों के दरमियान आ गई। उन टीलों में एक जगह बड़े ही खुफिया मकाम पर से टीले की दीवार एक जगह से शक हो चुकी थी, जहां कप्तान प्लूटो और मरकरी कंप्यूटर लिए खड़े लाश का इंतजार कर रहे थे। आखिर उन्हें दूर से लाश तजर्बागाह की तरफ आती नजर आई। प्लूटो ने अपने सर के सींग पर हाथ फेरकर कहा, लाश आ रही है, वो देखो। मरकरी ने गौर से देखा। लाश रात के मांद पड़ते अंधेरे में एक रूह की तरह चली आ रही थी। अब लाश गार के दरवाजे पर पहुंच गई। मरकरी आगे से हट गए। खूनी लाश अंदर दाखिल हो गई। उसके दाखिल होते ही गार की दीवार फिर से आपस में मिल गई। कप्तान प्लूटो कंप्यूटर की मदद से लाश की रहनुमाई करता हुआ उसे एक तहखाने में ले गया। वहां लाश को हुक्म दिया गया कि वो एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जाए। लाश दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। प्लूटो और मरकरी तहखाने का दरवाजा बंद करके बाहर आ गए। अपने खास कमरे में जाकर प्लूटो ने मरकरी से कहा, अब हमें अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहिए।
सबसे पहले मैं उस बड़े साइंसदान को अगवा करना चाहता हूँ जिसने मशीनी इंसान का खाका तैयार किया था। वो एक इंतहाई लायक दिमाग इंसान है। ऐसे इंसान की हमारे सितारे पर बेहद जरूरत है। हम उसकी मदद से इसी किस्म के मशीनी इंसान तैयार करके अपने दुश्मन सितारे पर हमला करके उसे फतह कर सकते हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है बॉस, लेकिन उसके लिए हमें लाश के बदन में जरूरी आलात लगाने होंगे ताकि जब हम उसके ज़रात को फ़ज़ा में गायब करना चाहें तो वो गायब हो जाएं और फिर हमारी मर्जी के मुताबिक दोबारा ज़ाहिर होकर मुकम्मल लाश की शक्ल इख्तियार कर सकें। प्लूटो ने कहा, हाँ, हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। सुबह का सूरज निकल आया तो बहराम ने इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। सुबह का सूरज निकल आया तो बहराम ने इंस्पेक्टर को फोन किया। हेलो इंस्पेक्टर, मैं बहराम बोल रहा हूँ। मैंने सारे मुतल्लिका अफसरों को इतला कर दी है। वो लोग सारे के सारे दफ्तर पहुंच रहे हैं। हम उनकी मौजूदगी में कंप्यूटर की मदद से लाश को गार से निकालकर जंगल में लाएंगे। फिर सारे अफसरों को साथ लेकर दरिया के पुल पर जाएंगे और उनकी आंखों के सामने लाश को दरिया में गर्क कर देंगे। तुम फौरन दफ्तर पहुंच जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर आर्थर ने जल्दी जल्दी फोन बंद करके कॉफी का एक घूंट पिया और जीप में बैठकर थाने की इमारत में आ गया। इतने में बहराम भी पहुंच गया। बहराम ने पूछा, आईजी साहब अभी नहीं आए क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, बस आ रहे होंगे। बहराम बोला, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था क्योंकि उनके आने से पहले हम कोई काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर तो उनके पास ही है। सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। 10 के 10 आला अफसर दफ्तर में पहुंच गए थे। अब सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल का इंतजार था। उधर इंस्पेक्टर जनरल सोकर उठा तो सबसे पहले उसने सिराने के नीचे हाथ मारकर चाबियां तलाश की ताकि अलमारी खोलकर कंप्यूटर के बारे में तसल्ली करे कि चुराया नहीं गया। उसे पूरा यकीन था कि कंप्यूटर अलमारी में पड़ा होगा क्योंकि उसकी कोठी में किसी चोर को इतनी जुर्रत नहीं हो सकती थी कि अंदर दाखिल होकर चोरी करे। जो ही उसका हाथ सिराने के नीचे गया वहां चाबियां नहीं थी। इंस्पेक्टर जनरल को एक बार तो पसीना आ गया। उसने सारा बिस्तर खोलकर अलग अलग करके देख डाला, चाबी कहीं नहीं थी। उसने जल्दी से अलमारी का ताला तोड़ डाला। अब जो देखता है तो कंप्यूटर गायब है। वो शशतर रह गया। उसने उसी वक्त इंस्पेक्टर आर्थर को फोन करके पूछा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो रात कंप्यूटर आप अपने साथ ले गए थे क्या? इंस्पेक्टर पर जैसे बम का गोला गिरा। उसने कहा, सर, कंप्यूटर तो हम आप ही के पास छोड़ गए थे। आपने हमारे सामने उसे अपनी अलमारी में रखा था, लेकिन वो अलमारी में नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। इंस्पेक्टर आर्थर को गश आने लगा। उसने बहराम को ये बुरी खबर सुनाई तो वो भी गिरते गिरते बचा। उसने सर पीट लिया। ये क्या हो गया? कंप्यूटर कौन चुरा कर ले गया? हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब क्या होगा? ये जरूरत थी। ये जरूर किसी भेदी का काम है। इतनी देर में इंस्पेक्टर जनरल भी आ गया। उसने आकर बताया कि उनका ड्राइवर गाड़ी समेत गायब है। जाहिर है ये काम ड्राइवर ही का था। ड्राइवर ही कंप्यूटर चोरी करके ले गया था, लेकिन उसको लाश की क्या जरूरत थी? जरूर ये काम वो किसी दूसरे के लिए कर रहा था। ये दूसरा कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में ये कोई कातिल और डाकुओं का कोई गिरोह है जो लाश की मदद से शहर में कत्ल और डाके का बाजार गर्म करना चाहता है। इंस्पेक्टर ने कहा, यह तो ठीक है जनाब, लेकिन क्या किया जाए? लाश तो हमारे हाथ से निकल गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें फौरन गार में जाकर पता चलाना चाहिए कि लाश अभी तक वहीं है क्या। अगर लाश गार में ही हो तो हम एक आखिरी कोशिश करते हुए लाश के जिस्म में लगा हुआ ट्रांसमीटर बर्बाद करेंगे ताकि लाश किसी दूसरे जराइम पेशा गिरोह के कब्जे में आने से बच जाए। बहराम ने कहा, यह ख्याल बड़ा मुनासिब है, हमें अभी चलना चाहिए। इंस्पेक्टर बहराम, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अपने साथ कुछ सिपाहियों और दस्ती बमों को लेकर जीप में सवार हुए और बिजली जैसी तेजी के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में पहुंचकर वो गार दस्ती बमों को लेकर जीप में सवार हुए और बिजली जैसी तेजी के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में पहुंचकर वो गार के सामने आ गए। उन्होंने बहराम को गार के पास कर दिया ताकि उसकी बू पर लाश बाहर आ जाए। बहराम ने लाश को आवाजें देनी शुरू कर दी क्योंकि इससे पहले 2 बार लाश उसकी आवाज पर गार से बाहर आ गई थी। बहराम का आवाजें देते देते गला बैठ गया, मगर लाश गार से बाहर ना आई। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा, मिस्टर बहराम, हमें अंदर जाकर मालूम करना होगा कि लाश कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश यहाँ से गायब कर दी गई है। आर्थर ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि जिस गिरोह ने कंप्यूटर चुराया वो इंतजार नहीं करेंगे कि सुबह हो तो लाश को मंगवाया जाए। उन्होंने रातों रात लाश को अगवा कर लिया होगा और उस वक्त लाश इस गार में नहीं बल्कि किसी बड़े ही खतरनाक जराइम पेशा गिरोह के तहखाने में है। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा, बहरहाल मैं खुद गार में जाकर मालूम करता हूँ। इंस्पेक्टर जनरल के साथ बहराम और आर्थर भी गार के अंदर दाखिल हो गए। वो गार में आगे दीवार तक चले गए। उन्होंने टार्च की रोशनी में गार का कोना कोना देख लिया। लाश वहां कहीं भी नहीं थी। उन्होंने गार से बाहर निकलकर देखा तो जमीन पर लाश के ताज़ा कदमों के निशान। बहराम, आर्थर और इंस्पेक्टर जनरल नाकाम और नाउमीद होकर वापस आ गए। अब क्या हो सकता था? जंगल में लाश के पांव के निशान माहिर खोजियों को भी न मिल सके। लाश गायब हो गई थी। अब उन्हें इंतजार करना था कि लाश अपने जराइम पेशा गिरोह के हुक्म पर किसको कत्ल करती है और किस बैंक में डाका डालती है। अखबार वालों और हुकूमत को इन ताज़ा तरीन खबरों और हालात से आगाह कर दिया गया। शहर में कफरा तफरी सी मच गई, लेकिन जब 2-3 रोज तक कोई कत्ल न हुआ, कहीं किसी बैंक में डाका न पड़ा, तो लोगों ने थोड़ा सा इत्मीनान का सांस लिया कि शायद लाश वहां से किसी दूसरे शहर चली गई है।
मगर इंस्पेक्टर बहराम और आर्थर को अच्छी तरह मालूम था कि लाश इसी शहर में किसी गिरोह के पास है और वो अनकरीब अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां शुरू करने वाली है। उधर गार की तजर्बागाह में किसी दूसरे सितारे से आने वाली मखलूक का कप्तान प्लूटो अपने दूसरे साथी इंजीनियरों और माहिरों से मिलकर तहखाने में लाश के जिस्म में ज़रूरी आलात लगा रहा था ताकि ज़रूरत के मुताबिक लाश को गायब करके दोबारा नमदार किया जा सके। ये काम बड़ा पेचीदा था। लाश के सारे जिस्म में जगह जगह छूट मिलकर तहखाने में लाश के जिस्म में ज़रूरी आलात लगा रहा था ताकि ज़रूरत के मुताबिक लाश को गायब करके दोबारा नमदार किया जा सके। ये काम बड़ा पेचीदा था। लाश के सारे जिस्म में जगह जगह छोटी छोटी शीशे की ट्यूबें, पेच, कील और तारें लगाई गई। इस काम में उन्हें 6 दिन लग गए। अब लाश गायब होने और फिर से जाहिर होने के तजुर्बे के लिए तैयार थी। सितारों की मखलूक के साइंसदान और कप्तान प्लूटो ने लाश को कंप्यूटर के जरिए चलाकर तजर्बागाह के कमरे के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने बिजली की मशीन का एक बटन दबाया। बटन के दबते ही लाश के जिस्म में रोशनी हुई। लाश का एक हाथ अपने आप ऊपर उठा और उस सब की नजरों के सामने गायब हो गई। प्लूटो ने साइंसदान की तरफ खुश होकर देखा और कहा, अब इसे दोबारा जाहिर किया जाए। बिल्कुल उसी जगह नहीं, जगह बदल दी जाए। साइंसदान ने जगह बदल दी और उस मशीन का दूसरा बटन दबा दिया गया। बटन के दबते ही दूसरी जगह यानी कमरे के दूसरे कोने में लाश ने फिर से नमदार होना शुरू कर दिया। इस तजुर्बे पर सितारों की मखलूक के सारे कारीगर और माहिर बड़े खुश हुए। वो एक बड़े अहम तजुर्बे में कामयाब हो गए थे। अगर वो इस तजुर्बे में नाकाम रहते तो उन्हें दुनिया के बड़े बड़े दिमाग वाले लोगों और उनकी बीवियों के अगवा करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब वो बड़े आराम से लाश के जरिए जिस इंजीनियर, जिस साइंसदान को चाहें अगवा करके अपनी तजर्बा गाह में कैद कर सकते थे। प्लूटो ने कहा, सबसे पहले मैं फिरदौसी नामी इस मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान को अगवा करना चाहता हूँ। मरकरी ने कहा, ठीक है बॉस, हम लाश की फ्रिक्वेंसी फिरदौसी साइंसदान की कोठी की मुकर्रर कर देंगे। लाश यहाँ से सीधी फिरदौसी की कोठी में जाएगी, उसे अगवा करके वहाँ से गायब हो जाएगी और फिर हमारे गार में उसे लाकर खुद अपने तहखाने में जाकर खड़ी हो जाएगी। प्लूटो कहने लगा, मैं चाहता हूँ ये काम अभी से शुरू कर दिया जाए। मरकरी बोला, मगर जनाब अभी दिन है। फिरदौसी साइंसदान रात को घर पर आता है, हम रात 12 बजे उसे बुला लेंगे। अच्छा, रात का इंतजार करो। प्लूटो ये कहकर अपने खास कमरे में चला गया। यहाँ उसने एक खास किस्म का रेडियो खोलकर अपने ऊपर सितारे में किसी से बातें करनी शुरू कर दी। हेलो स्टेन, हमने लाश कब्जे में कर ली है, आ करने का काम शुरू कर दें। ऊपर से किसी ने नन्ही सी आवाज में कहा, हमें लायक और आला दिमाग वाली औरतों की बड़ी जरूरत है ताकि यहाँ उनकी नस्ल से बेहतरीन बच्चे पैदा किए जा सकें। कोशिश करो कि साइंसदान के बाद किसी आला दिमाग वाली औरत का अगवा किया जा सके। ओके बॉस, मैं कोशिश करूंगा। रात हो गई, हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। फिरदौसी साइंसदान मुल्क का सबसे बड़ा साइंसदान था। उसके बाल सारे के सारे सफेद हो चुके थे। वो शहर से बाहर एक खूबसूरत कोठी में तन्हा रहता था। आधी रात को वो एक जगह पार्टी से वापस आया। उसने कपड़े तब्दील किए, नौकर ने गर्म पानी दिया। साइंसदान ने गर्म पानी से गरारे किए और बिस्तर में घुसकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके खराटों की आवाज आ रही थी। कप्तान प्लूटो ने देखा कि रात आधी गुजर गई है और फिरदौसी जरूर अपने घर पहुंच गया होगा, तो उसने कंप्यूटर हाथ में पकड़ा और मुंह के पास ले जाकर लाश को हुक्म दिया कि इतनी फ्रीक्वेंसी पर यहां से जाकर इतनी फ्रीक्वेंसी पर एक साइंसदान को अगवा करके वापस लाओ। लाश अपने तहखाने से निकलकर हाल कमरे के दरमियान में एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। कप्तान प्लूटो ने उसे खास अपने तहखाने से निकलकर हाल कमरे के दरमियान में एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। कप्तान प्लूटो ने उसे खास जाविये में सेट करके कंप्यूटर का बटन दबा दिया। बटन के दबते ही लाश का जिस्म रोशन हो गया। उसे एक हल्का सा झटका लगा। लाश ने अपना एक बाजू ऊंचा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता तहलील होकर गायब हो गई। लाश के गायब होते ही कप्तान प्लूटो और मरकरी एक छोटी सी रडार स्क्रीन के आगे बैठ गए। उस स्क्रीन पर सब्ज नुक्ते बता रहे थे कि लाश अपनी मंजिल की तरफ बिल्कुल ठीक ठीक जा रही है। लाश हवा में तहलील होकर जर्रों की शक्ल में उड़ती हुई ठीक फ्रिक्वेंसी पर फिरदौसी साइंसदान के कमरे में पहुंच गई। अब जरूरत थी कि लाश के ज़रात को मशीन के जरिए फिर से जोड़ दिया जाए और वापस बुला लिया जाए। चुनाचे साइंसदान फिरदौसी के सोने के कमरे में लाश को फिर से जिंदा करके जाहिर कर दिया गया। सोने के कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। कोने में एक धीमा टेबल लैंप जल रहा था। साइंसदान फिरदौसी अपने बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। लाश ने झुककर गौर से साइंसदान को देखा, फिर बड़े इत्मीनान से अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। लाश के जिस्म में जो खौफनाक बिजली भरी हुई थी उसे भी सितारों की मखलूक ने कंट्रोल कर लिया था। अब वो जिस वक्त चाहते उसमें बिजली आ सकती थी। लाश के हाथ लगते ही साइंसदान पर बेहोशी छा गई। वो बेसुध हो गया। लाश ने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। लाश ये सारा काम कंप्यूटर के जरिए कर रही थी, जिसको पीछे बैठे हुए कप्तान प्लूटो और उसका नायब सेक्रेटरी मरकरी कंट्रोल कर रहे थे। जो ही उनकी रडार स्क्रीन ने बताया कि लाश ने साइंसदान को अपने कंधों पर उठा लिया है, उसी वक्त प्लूटो ने मशीन का एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। बटन का दबाना था कि साइंसदान फिरदौसी के कमरे में रोशनी सी हुई और वो लाश समेत कमरे से गायब हो गया।
दूसरे लम्हे तजुर्बा गाह की रडार स्क्रीन ने बताया कि लाश साइंसदान को लेकर गायब हो गई है। प्लूटो ने दूसरे कई एक बटन दबाकर लाश और साइंसदान के जिस्म के फैले हुए जर्रों को अपनी तजुर्बा गाह की तरफ डाल दिया। फिर एक बटन दबाने से कमरे के वस्त में लाश नमूदार हो गई। उसने कंधे पर साइंसदान को उठाया हुआ था जो अभी तक बेहोश था। उस पहली कामयाबी पर कप्तान प्लूटो और मरकरी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने लाश को हुक्म दिया कि साइंसदान को उनके खास कमरे में बंद करके खुद अपने तहखाने में जाकर बेहोश जिस्म को गार के आखिरी कमरे में ले जाकर बिस्तर पर डाल दिया और खुद गार के तहखाने में जाकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। साइंसदान के अगवा की खबर दबा दी गई। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन आम यही मशहूर किया गया कि फिरदौसी साइंसदान को अचानक एक गैर मुल्की दौरे पर जाना पड़ गया है। इंस्पेक्टर आर्थर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, बहराम और सूबे के आला हुकाम बड़े परेशान हो गए। उसी वक्त एक खुफिया मीटिंग की गई जिसमें साइंसदान के अगवा पर गौर किया गया। ये बात उनको अच्छी तरह से मालूम थी कि काम सिवाय लाश के और किसी का नहीं। बहराम ने कहा, हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, लाश को कंप्यूटर के जरिए किसी खतरनाक गिरोह ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और उसने अपना भयानक काम शुरू कर दिया है। लाश एक जबरदस्त खतरा बनकर हमारे शहर पर मंडलाने लगी है। हम ज्यादा देर तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। आज एक साइंसदान अगवा हुआ है तो कल दूसरे अहम लोग भी अगवा किए जा सकते हैं, उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है और बड़े बड़े बैंकों में डाका भी डाला जा सकता है। एक मेंबर ने कहा, ये तो हमें मालूम है, सवाल यह है कि इसका इलाज हमारे पास क्या है। हम कौन सी ऐसी तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे खौफनाक खतरा हमारे सरों से टल जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, हम अभी तक यही कर सकते हैं कि इस शहर के सारे मकानों की तलाशी ली जाए और उस खतरनाक गिरोह का सुराग लगाया जाए जिसने लाश को अपने कंट्रोल में कर रखा है। रेडियो और ट्रांसमीटर के जरिए वो फ्रिक्वेंसी तलाश की जाए जिस पर यह लाश काम करती है। बहराम ने कहा, हमने एक बार अगर वो फ्रिक्वेंसी तलाश कर ली तो यकीन करें हम उस खतरनाक मुजरिमों के गिरोह के ठिकाने पर छापा मारकर साइंसदान फिरदौसी को बरामद कर सकते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मगर हम लाश का क्या करेंगे? एक मेंबर ने पूछा। बहराम ने जवाब दिया, एक बार वो कंप्यूटर हमारे हाथ आ गया तो हम लाश को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। इस वक्त सवाल सिर्फ कंप्यूटर को वापस अपने कब्जे में करने का है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम रात दिन एक कर देंगे, मगर कंप्यूटर हासिल करके रहेंगे। मीटिंग खत्म हो गई। बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। उन्होंने खुफिया तौर पर जहां जहां उन्हें शुबा था उन जगहों की तलाशी लेकर वहां अपने जासूस बिठा दिए ताकि वो आने जाने वालों की निगरानी करें। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान मारा। जंगल के पीछे पुराने टीलों की भी खाला। उन लोगों की सरगर्मियों से सितारों की मखलूक वाले लोग बेखबर नहीं थे। उन्हें भी अपने जासूसों के जरिए एक एक मिनट की खबर मिल रही थी। उन्होंने अब इंस्पेक्टर आर्थर को अगवा करने का मनसूबा बनाया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह शख्स उनके खिलाफ तहकीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इंस्पेक्टर आर्थर का मामूल था कि वो घर देर से जाता था। सितारों की मखलूक को यह पता चल गया था। उन्होंने स्कीम बनाई कि जब आर्थर अपने घर जाकर बिस्तर पर सो जाए तो लाश की मदद से उसे भी अगवा कर लिया जाए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि इंस्पेक्टर आर्थर, बहराम और इंस्पेक्टर जनरल अब रात को सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे एक ऐसा ट्रांसमीटर ऑन करके सोते हैं जिसमें से रेडियाई लहरें निकलती हैं। ये लहरें उनके पलंग के इर्द गिर्द फैल जाती हैं और उनकी वजह से कंप्यूटर की फ्रिक्वेंसी काम नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था कि अगर लाश उन्हें सोता देखकर अगवा करने आए तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सितारों की मखलूक के कप्तान प्लूटो ने एक रात लाश को कंप्यूटर के जरिए अपने हॉल कमरे में बुलाया। सेक्रेटरी मरकरी भी उसके साथ था। वो रडार की मशीन के आगे बैठे थे। उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि इंस्पेक्टर आर्थर अपने घर पहुंचकर बिस्तर पर दराज हो। कप्तान प्लूटो ने एक रात लाश को कंप्यूटर के जरिए अपने हॉल कमरे में बुलाया। सेक्रेटरी मरकरी भी उसके साथ था। वो रडार की मशीन के आगे बैठे थे। उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि इंस्पेक्टर आर्थर अपने घर पहुंचकर बिस्तर पर दराज हो चुका है। प्लूटो ने बटन दबाकर लाश को हुक्म दिया कि वो खास फ्रीक्वेंसी पर इंस्पेक्टर आर्थर की कोठी में जाए और उसे अगवा करके वापस तहखाने में पहुंच जाए। लाश में हरकत पैदा हुई और वह हाल में एक खास जगह पर आकर खड़ी हो गई। कप्तान प्लूटो ने मशीन का सुर्ख बटन दबा दिया। बटन के दबते ही लाश के जिस्म में रोशनी हुई और वो गायब हो गई। प्लूटो और मरकरी ने रडार स्क्रीन पर देखना शुरू कर दिया कि लाश कहां से होकर जा रही है। स्क्रीन पर सब्ज रंग के नुक्ते साफ बता रहे थे कि लाश अपनी मंजिल की तरफ बिल्कुल दुरुस्त चली जा रही है। आर्थर अपने बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। वो दिन भर के काम काज का बड़ा थका हुआ था। उसकी आंखें नींद से भर गईं और ऊँगते ऊँगते किताब उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने बत्ती बुझाई और कंबल ओढ़कर सो गया। उसे सोए बड़ी मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि उसके सिराने हल्की सी रोशनी हुई और लाश नमूदार हो गई। वो उसके सिराने खड़ी बड़ी डरावनी लग रही थी। पीछे कप्तान प्लूटो ने कंप्यूटर की शुआओं ने उसे बेबस कर दिया। लाश का हाथ आगे नहीं जाता था। रडार स्क्रीन पर सब्ज नुक्ते बंद हो गए। कप्तान प्लूटो और मरकरी परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने एक बार फिर कंप्यूटर के बटन दबाकर लाश को हुक्म दिया कि इंस्पेक्टर को कंधे पर उठाकर खड़ी हो जाओ। लाश ने हुक्म पाकर दोबारा अपना हाथ इंस्पेक्टर आर्थर की तरफ बढ़ाया। इस बार भी ट्रांसमीटर की शुआओं ने लाश के हाथ को आगे जाने से रोक दिया। कप्तान प्लूटो ने चेक किया तो मालूम हुआ कि आर्थर के पलंग के इर्द गिर्द एक खास किस्म की रेडियाई लहरों ने दीवार से खड़ी कर रखी है। ये रेडियाई लहरें लाश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। प्लूटो ने लाश को हुक्म दिया कि जहां से ये रेडियाई लहरें आ रही हैं उसका खोज लगाओ। लाश का हाथ सिराने की तरफ बढ़ा।
मगर सिराने से टकरा कर वहीं रुक गया। ट्रांसमीटर की लहरों ने उसे रोक दिया था। इस दौरान में इंस्पेक्टर आर्थर की आंख खुल गई। उसने जो अपने सामने लाश को देखा तो वो चीख मारकर उठ बैठा। उसकी चीख की आवाज इत्तेफाक से कोई न सुन सका। लाश ने उसे अपनी लाल लाल आंखों से देखा, लेकिन लाश अपने तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक अब कुछ नहीं की आवाज इत्तेफाक से कोई न सुन सका। लाश ने उसे अपनी लाल लाल आंखों से देखा, लेकिन लाश अपने तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो सितारों की मखलूक के कंट्रोल में थी। इंस्पेक्टर आर्थर समझ गया कि वो रेडियाई लहरों की वजह से बच गया है। उसने बिस्तर पर से उठकर भागने की बिल्कुल कोशिश न की, क्योंकि बिस्तर के इर्द गिर्द ट्रांसमीटर की रेडियाई लहरों ने हिफाजत की दीवार खड़ी कर दी थी। अगर वो बिस्तर पर से उठकर दूसरी जगह जाता तो लाश उसे उठाकर अगवा कर सकती थी। लाश उसके सामने खड़ी उसे खा जाने वाली बेजान खौफनाक नजरों से घूर रही थी। इंस्पेक्टर आर्थर के बदन पर पसीना आ गया। उसने आहिस्ता से सिराने रखा हुआ फोन उठाया और बहराम के घर फोन किया। बहराम सो रहा था। फोन की घंटी की आवाज सुनकर उठ बैठा। हेलो बहराम, मैं इंस्पेक्टर आर्थर बोल रहा हूँ। क्यों भाई, आधी रात को क्या मुसीबत आन पड़ी? इंस्पेक्टर ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुसीबत इस वक्त मेरे सिराने के पास खड़ी है। कौन सी मुसीबत? खूनी लाश। बहराम के हाथ में पकड़ा हुआ टेलीफोन का चोंगा काम गया। वो बिस्तर से अपने कानों पर एतबार नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से पूछा, इंस्पेक्टर ये तुम क्या कह रहे हो? लाश तुम्हारे कमरे में है। इंस्पेक्टर की कांपती हुई आवाज फिर सुनाई दी। मैं तुम्हें बिल्कुल सच कह रहा हूं बहराम। लाश इस वक्त मेरे सिराने मुझसे 1 फुट के फासले पर खड़ी मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही है। अगर मैंने अपने सिराने के नीचे ट्रांसमीटर ना छुपाया होता तो इस वक्त तक वो मेरे टुकड़े उड़ा चुकी होती। अब बताओ मैं क्या करूं? बहराम ने कहा, मालूम होता है जो लोग लाश को पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें भी खबर हो गई है कि लाश किसी खास रेडियाई लहर के असर से आगे नहीं बढ़ रही। या तो वो लोग लाश को वापस बुला लेंगे और या कोई और तरकीब लड़ाएंगे। इंस्पेक्टर ने रोनी सी आवाज में कहा, भाई मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है। खौफ की वजह से मैं किसी दूसरे को अपने कमरे में बुला भी नहीं सकता कि कहीं वो इस लाश को देखकर अपना हार्ट फेल ना कर बैठे। बहराम बोला, मैं आ रहा हूं, फिक्र न करो। बहराम ने गजाला को बताया कि लाश इंस्पेक्टर आर्थर के कमरे में जाहिर हो गई है और वह इंस्पेक्टर के घर जा रहा है। गजाला ने उसे बहुत रोका मगर वो ना रोका। वो चला गया तो गजाला ने घर के सारे दरवाजों और खिड़कियों को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया। में जाकर बैठ गई और बहराम की वापसी का इंतजार करने लगी। बहराम अपनी जीप में बैठकर बड़ी तेजी से इंस्पेक्टर के मकान की तरफ उड़ा चला जा रहा था। लाश आर्थर के सराने खड़ी बड़ी खामोशी से उसे तक रही थी और अपने मालिक के हुक्म की मुंतजिर थी। कप्तान प्लूटो ने सेक्रेटरी से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? इंस्पेक्टर ने अपने सिराने के नीचे कोई बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर छुपा रखा है जिसकी शुआएं लाश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सेक्रेटरी ने कहा, मेरा ख्याल है आर्थर की बीवी को अगवा कर लिया जाए। प्लूटो बोला, उसकी बीवी को अगवा करके हमें क्या मिल जाएगा? वो तो एक अहमक और बेवकूफ किस्म की मोटी औरत है। हाँ, अगर किसी औरत को अगवा करना ही है तो हम बहराम की बीवी गजाला को अगवा करते हैं, जो एक ज़हीन और खूबसूरत औरत है जो खुद भी जासूस रह चुकी है। उसे हम अगवा करके अपने सितारे में भेजकर बड़े बॉस से इनाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लाश को बहराम के घर रवाना कर देते हैं। कप्तान प्लूटो ने कंप्यूटर के बटन को दबाकर लाश को हुक्म दिया कि वहां से गायब होकर सीधा बहराम के घर पहुंचो और उसकी बीवी गजाला को अगवा कर। आर्थर अपने बिस्तर पर बैठा कपकपाते हुए लाश को देख रहा था। लाश उसी तरह पत्थर का बुत बनी उसे घुरे जा रही थी। वो कोई हरकत ना कर रही थी। अचानक लाश का जिस्म रोशन हो गया और उसे आर्थर की आंखों के सामने देखते देखते वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर आर्थर की आंखें खुली रह गईं। इतने में बहराम भी आ गया। घर वाले भी जाग पड़े। बहराम और आर्थर ने उन्हें अपने अपने कमरों में यह कहकर वापस भेज दिया कि बहराम एक जरूरी काम के सिलसिले में उससे मशवरा करने आया है। जब आर्थर ने बहराम को बताया कि लाश अपने आप गायब भी हो जाती है तो बहराम हैरत ज़दा होकर बोला, क्या तुमने उसे गायब होता देखा है? आर्थर बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे गायब होते देखा है। उसका सारा जिस्म रोशन हुआ और वो बड़े आराम से एक रोशन साया बनकर फजा में तहलील हो गई। बहराम, वो तो अब किसी जगह भी जाहिर होकर किसी को अगवा करके किसी को कत्ल करके गायब हो सकती है। बहराम ने कहा, मालूम होता है कि यह किसी जबरदस्त साइंसदानों का गिरोह है जिसने अपनी जहानत और हुनरमंदी से लाश के जिस्म को इस काबिल बना दिया है और फिर जहां और जिस मकाम पर चाहें उसे वापस जाहिर कर दें। इंस्पेक्टर ने कहा, फिर अब क्या किया जाए? बहराम ने कहा, एक ही सूरत है कि जिस किस्म का ट्रांसमीटर हमने अपने सिरानों के नीचे छुपा रखा है उस किस्म के लाखों ट्रांसमीटर बनाकर लोगों के घरों और बैंकों के दरवाजों में छुपा दिए जाएं ताकि लाश अंदर दाखिल ही ना हो सके। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन बहराम ये तो करोड़ों रुपए का काम है, इतना रुपया कहाँ से आएगा? और फिर हम कहाँ कहाँ जाकर ट्रांसमीटर लगाते फिरेंगे? कुछ भी हो, हमें यही करना होगा क्योंकि हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं आज सुबह इंस्पेक्टर जनरल साहब से मिलकर ट्रांसमीटर तैयार करवाने का हुक्म देता हूँ। आर्थर ने कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में इस तरह से सारे शहर में खौफ इरास नहीं फैल जाएगा? बहराम सोचने लगा। बोला, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। फिर हम ऐसा करेंगे कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे और खुफिया तौर पर बड़े बड़े बैंकों और बड़ी बड़ी शख्सियतों के घरों के बाहर इस किस्म के ट्रांसमीटर नस्ब कर देंगे
تاکہ یہ مقامات اور یہ لوگ اس خطرناک گروہ کی خفیہ سرگرمیوں سے بچے رہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب تم جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ اور سنو، اپنے سرانے کے نیچے ٹرانسمیٹر رکھنا نہ بھولنا، خفیہ سرگرمیوں سے بچے رہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب تم جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ اور سنو، اپنے سرانے کے نیچے ٹرانسمیٹر رکھنا نہ بھولنا۔ بہرام نے کہا فکر نہ کرو، ٹرانسمیٹر میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ دیکھو، اس وقت بھی ٹرانسمیٹر میری جیب میں ہے۔ بہرام نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر انسپیکٹر کو دکھایا تو وہ ذرا سا فکر مند ہو کر بولا، دوست تمہیں اپنی بیگم کو بھی ٹرانسمیٹر کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے لاش کسی وقت تمہارے گھر میں آن داخل ہو۔ بہرام نے ہنس کر کہا فکر نہ کرو، میں لاش سے نپٹ لوں گا، میری اس کی دوستی بڑی پرانی ہے۔ بہرام ابھی انسپیکٹر کے گھر سے نکلا ہی تھا کہ لاش اس کے گھر میں نمودار ہو گئی۔ بہرام کی بیوی غزالہ نچلے کمرے میں ایک آرام کرسی پر بیٹھی پریشانی کے عالم میں ایک کتاب کے ورق الٹ رہی تھی۔ اس کا دل یہ سوچ کر دھڑک رہا تھا کہ لاش پھر سے شہر میں آ گئی ہے اور اس وقت انسپیکٹر آرتھر کے گھر میں ہے۔ وہ اپنے خاوند کو یاد کر رہی تھی کہ خدا کرے وہ خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ لاش اس کے بیڈ روم میں خالی بستر کے سرانے کھڑی ہے۔ لاش نے دیکھا بستر خالی ہے، اسے وہاں تلاش کیا جائے، کیونکہ بہرام نے بھی ضرور اپنے سرانے کے نیچے ریڈیائی لہروں والا آلہ چھپا رکھا ہوگا۔ لاش کو تہخانے میں بھیجو۔ کپتان پلوٹو نے کمپیوٹر پر بٹن دبا کر فریکوینسی تہخانے کو کر دی اور لاش کو حکم دیا کہ وہ تہخانے میں جا کر غزالہ کو تلاش کرے۔ لاش کا جسم ایک بار پھر روشن ہوا، وہ غائب ہو گئی۔ بیڈ روم سے غائب ہو کر وہ تہخانے میں آ کر پھر سے ظاہر ہو گئی۔ وہ غزالہ کی آرام کرسی کے پیچھے ایک کونے میں ظاہر ہوئی تھی۔ غزالہ کو علم نہ ہو سکا کہ لاش اس کے عقب میں آ چکی ہے۔ وہ کتاب کے ورق الٹ رہی تھی۔ وہ بے چین تھی۔ بہرام نے فون بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچا وہ اپنے خاوند کو ٹیلی فون کرے۔ یہ سوچ کر وہ آرام کرسی سے اٹھی تاکہ اوپر بیڈ روم میں جا کر بہرام کو فون کرے۔ اچانک اس کی نظر کونے میں پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ جہاں کھڑی تھی وہاں پتھر بن گئی۔ اس کے سامنے کونے میں لاش کھڑی تھی۔ لاش نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ غزالہ کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور اوپر کی طرف بھاگی۔ لاش نے 2 قدم اٹھائے اور آگے بڑھ کر غزالہ کو اپنے لمبے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ غزالہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسکرین پر جب دیکھا کہ شکار قابو میں آ گیا ہے تو اس نے لاش کو حکم دیا کہ واپس آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے مشین کا سرخ رنگ کا بٹن دبایا اور لاش بہرام کے تہخانے سے اس کی بیوی غزالہ کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ بہرام اس وقت گاڑی میں بیٹھا شہر کی سنسان سڑکوں پر سے گزرتا واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کوٹھی کے اندر پہنچ کر اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی۔ گیراج کا دروازہ بند کیا اور چابی انگلیوں میں گھماتا بڑے آرام سے دروازہ کھول کر غزالہ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ غزالہ کا بستر خالی تھا۔ اس نے غزالہ کو آواز دی، کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے سوچا شاید غزالہ باتھ روم میں ہوگی۔ باتھ روم کی طرف گیا تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ اب وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید وہ خوف کے مارے نیچے تہخانے میں چھپی ہوگی۔ بہرام کے پاس سارے دروازوں کی چابیاں موجود تھیں۔ چابی لگا کر ہی اس نے غزالہ کا بیڈ روم اور گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے تہخانے کے دروازے پر آ گیا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تہخانے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر گیا۔ اندر بتی جل رہی تھی۔ آرام کرسی ویسے ہی پڑی تھی۔ زمین پر ایک کتاب اوندھی پڑی تھی اور غزالہ غائب تھی۔ بہرام نے غزالہ کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ غزالہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ گھر کے سارے نوکر بیدار ہو گئے۔ ہر ایک سے پوچھا گیا، کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سب نے یہی کہا کہ وہ تو اپنے کوارٹروں میں سو رہے تھے اور بیگم صاحبہ نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے چابی لگا کر بند کر لیا تھا۔ بہرام نے اسی وقت انسپیکٹر جنرل آرتھر کو فون پر خبر کی کہ غزالہ کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کام سوائے خونی لاش کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ غزالہ کو اس سے پہلے بھی ایک بار اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انسپیکٹر جنرل اور آرتھر اسی وقت اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر بہرام کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے زمین پر پاؤں کے نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ فرش پر ایک جگہ کونے سے لے کر دروازے تک لاش کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ اس کے بعد گھر بھر میں کسی جگہ بھی لاش کے پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ آرتھر نے کہا ظاہر ہے لاش نے اس جگہ غزالہ کو اٹھایا اور غائب ہو گئی ہے، نہیں تو پاؤں کے نشان یہاں کر ختم نہ ہوتے۔ انسپیکٹر جنرل نے کہا یہ دوسرا بھیانک حادثہ ہوا ہے، ہم اب خاموش تماشائی نہیں بن سکتے مسٹر آرتھر۔ بہرام کی بیوی کا اغوا ہم سب کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ ہمیں شہر میں زبردست تلاشی کی مہم شروع کر دینی ہوگی۔ ہمیں شہر میں زبردست تلاشی کی مہم شروع کر دینی ہوگی۔ جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ ضرور کہیں شہر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ آرتھر نے کہا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ بہرام کی بیوی کو اغوا کرتے؟ بہرام نے کہا شاید وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ہی لاش کا سب سے بڑا دشمن ہوں اور تفتیش میں بھی میں ہی سب سے آگے ہوں۔ انسپیکٹر جنرل نے کہا مسٹر بہرام جو کچھ ہوا ہے یقین کرو ہمیں اس کا شدید صدمہ ہے۔ سارا محکمہ اس پریشانی میں آپ کے ساتھ ہے۔ ہم غزالہ کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے، تم فکر نہ کرو۔ بہرام خاموش تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی کے غم میں اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر زبان سے وہ غم کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ لوگ لاش کے آگے بے بس ہیں اور اس کی بیوی اور سائنسدان کو کبھی واپس نہیں لا سکیں گے، سوائے اس کی کہ وہ خود اپنی جان خطرے میں ڈال کر کوشش کرے۔ بہرام نے دوسرے لوگوں کی مدد کے کئی بار اپنے آپ پر خطرہ مول لیا تھا۔ اب اپنی بیوی کے لیے تو وہ اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا تھا۔
اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کل سے اپنے طور پر ان سے الگ ہوکر اپنی بیوی کی تلاش شروع کرے گا۔ انسپیکٹر آرتھر اور طور پر ان سے الگ ہوکر اپنی بیوی کی تلاش شروع کرے گا۔ انسپیکٹر آرتھر اور انسپیکٹر جنرل اسے تسلی دے کر اور پوری کارروائی کرنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ خالی گھر بہرام کو کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے اس کی بیوی اس گھر میں موجود تھی اور اس کو احتیاط کرنے کی ہدایت کے ساتھ انسپیکٹر کی کوٹھی کی طرف رخصت کر رہی تھی، اور اب وہ خود اغوا ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں نہیں تھی اور گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ بہرام کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ اس شہر کے ارد گرد کسی جگہ ستاروں سے آئی ہوئی کوئی عجیب و غریب سی مخلوق آباد ہے جس کے سر پر سینگ ہیں۔ پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا گیا تھا۔ محکمے کے سارے افسر ہنس پڑے تھے، لیکن اب بہرام کو کچھ یقین سا ہونے لگا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچ مچ یہ سینگ والی مخلوق ستاروں کی دنیا میں کسی ستارے سے یہاں آئی ہو، اور یہ مخلوق کچھ لوگوں کو یہاں سے اغوا کر کے اپنے ستارے پر لے جانا چاہتی ہو؟ یہ سوچ کر بہرام کا دل کانپ اٹھا۔ نہیں، وہ اس کی بیوی کو اغوا کر کے ستارے پر نہیں لے جا سکتے۔ بہرام سوچنے لگا، اس قسم کی کوئی مخلوق سچ مچ زمین پر اتری ہے تو وہ ضرور شہر سے باہر ہی رہتی ہوگی تھے۔ اپنی پیاری بیوی کے اغوا کا خیال ہی اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ نہ جانے بیچاری کہاں ہوگی، لاش نے اسے کہاں جا کر پھینک دیا ہوگا، اور وہ اٹھ کر جانے کیا کر رہی ہوگی، کس طرح سے رو کر ان لوگوں سے واپس بھجوانے کے بارے میں انہیں کہہ رہی ہوگی۔ خدا جانے وہ کیسی ستاروں کی مخلوق ہے، اور غزالہ سے وہ سینگ کی کھوپڑی والے لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ بہرام نے سگریٹ سلگایا، مگر وہ اس قدر کڑوا لگا کہ اسے چکر آ گیا۔ اس نے سگریٹ پھینک دیا، گیراج میں آ کر گاڑی میں بیٹھا اور چوکیدار سے کہا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی نکال کر شہر کی سڑکوں پر آ گیا۔ رات کے 3 بجے تھے، آسمان پر ستارے ہی ستارے تھے۔ سڑک کے کنارے کی بتیاں مدھم مدھم جل رہی تھیں۔ سڑک ویران تھی، نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی نہ جا رہی تھی۔ صرف بہرام کی اکیلی جیپ تھی جو شہر کے باہر دریا کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ دریا کے پل پر سے گزر کر بہرام جنگل کے ساتھ ساتھ جانے والی سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک آگے جا کر میدانوں کی طرف گھوم گئی تھی۔ بہرام کا خیال تھا کہ لاش جنگل کے غار میں نہیں ہے، لاش ستاروں کی اس مخلوق کے پاس ہی ہے جن کے سروں پر سینگ ہیں۔ یہ سڑک آگے جا کر میدانوں کی طرف گھوم گئی تھی۔ بہرام کا خیال تھا کہ لاش جنگل کے غار میں نہیں ہے، لاش ستاروں کی اس مخلوق کے پاس ہی ہے جن کے سروں پر سینگ ہیں۔ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کس خفیہ جگہ پر رہتے تھے۔ بہرام جنگل کو پیچھے چھوڑ کر میدانوں کے کنارے آ گیا۔ یہاں اس نے جیپ کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور خود اتر کر سامنے پھیلے ہوئے اندھیرے سے میدانوں کو دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے ان میدانوں سے اسے اپنی بیوی کی مہک آ رہی تھی۔ کیا غزالہ اسی جگہ کہیں چھپی ہوئی ہے؟ اس نے بے اختیار ہو کر پاگلوں کی طرح غزالہ کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ اس کی آواز رات کے وقت سنسان میدانوں میں گونج اٹھی۔ بہرام کو اپنی اس حرکت پر کچھ ندامت سی ہوئی۔ وہ چپ ہو کر میدانوں کی طرف ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ میدان یوں خاموش تھے جیسے صدیوں سے انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی ہو، جیسے ہزاروں سالوں سے ان کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگی ہو۔ بہرام میدان میں آگے کی طرف چل پڑا۔ آگے جا کر ٹیلے شروع ہو جاتے تھے۔ بہرام ٹیلوں کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ٹھیک اس وقت لاش غزالہ کو تہخانے میں پہنچا کر واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تجربہ کام کیا کہ ریڈار کی سکرین پر سبز رنگ کے دھبے نمودار ہونے لگے ہیں۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ کوئی پراسرار انسان ٹیلے کے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ لوٹو نے کہا، یہ کوئی جاسوس لگتا ہے، اسے دوسری سکرین پر دیکھنے کی کوشش کرو۔ سیکریٹری نے دوسری سکرین کا بٹن دبا دیا۔ اس سکرین پر پہلے تو خاکستری اور مٹیالے رنگ کے ستارے سے آئے، پھر ایک دم سے بہرام کی شکل دکھائی دی۔ بہرام پریشانی کے عالم میں ٹیلوں کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ لوٹو نے کہا، یہ تو غزالہ کا خاوند بہرام ہے، لیکن اس کمبخت کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ اس کی بیوی یہیں کہیں ان ٹیلوں میں چھپائی ہوئی ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ سیکرٹری نے کہا، اسے یہ شک کیسے پڑ گیا؟ پلوٹو بولا، ضرور کسی نے مخبری کر دی ہوگی، ضرور کسی نے اسے اتنا بتایا ہوگا کہ ستاروں کی مخلوق ان ٹیلوں کے آس پاس کسی ٹیلے میں ہے۔ سیکرٹری نے کہا، کہیں اس نے پہلی بار لاش کو یہاں داخل ہوتے تو نہیں دیکھ لیا تھا باس؟ پلوٹو بولا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ آج سے 2 روز پہلے یہاں چھاپا مار کر ہمیں گرفتار کر چکے ہوتے، یا وہ خود سارے کے سارے مر گئے۔ لیکن اب اس بہرام کا کیا کریں؟ کرنا کیا ہے باس؟ اسے ٹیلے کے آس پاس ٹکریں مارنے دو۔ اس کا باپ بھی یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ ہماری خفیہ تجربہ گاہ کا دروازہ کہاں ہے۔ کیوں نہ اسے بھی اس وقت اغوا کر لیا جائے؟ خیال تو اچھا ہے، مگر بہرام کی جیب میں ضرور ریڈیائی لہروں والا آلہ ہوگا۔ مجھے ریڈار سکرین پر ان لہروں کے سگنل آتے محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس کو بھی اغوا کر کے غزالہ کے ساتھ اوپر اپنے ستارے کی دنیا میں پہنچانا ہوگا، تاکہ وہاں ان کی جو اولاد پرورش پائے وہ ہماری دنیا کو بہت فائدہ پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک روز بلکہ بہت جلد بہرام کو بھی اغوا کریں گے۔ بہرام ٹیلوں میں گھوم رہا تھا کہ اس کی جیپ میں چھپے ہوئے ٹرانسمیٹر نے اچانک ہلکے ہلکے سگنل دینے شروع کر دیے۔ وہ ایک دم سے رک گیا، کیونکہ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ یہاں کہیں قریب ہی کوئی ریڈار یا ریڈیائی اور وائرلیس سسٹم لگا ہوا ہے۔
یہ اشارہ بہرام کے لیے کافی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ انہی ٹیلوں میں کسی جگہ ستاروں کی مخلوق نے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا ہے۔ ٹیلوں میں گھوم رہا تھا کہ اس کی جیپ میں چھپے ہوئے ٹرانسمیٹر نے اچانک ہلکے ہلکے سگنل دینے شروع کر دیے۔ وہ ایک دم سے رک گیا کیونکہ اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ یہاں کہیں قریب ہی کوئی ریڈار یا ریڈیائی اور وائرلیس سسٹم لگا ہوا ہے۔ یہ اشارہ بہرام کے لیے کافی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ انہی ٹیلوں میں کسی جگہ ستاروں کی مخلوق نے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا ہے۔ وہ ایک ٹیلے کے پاس جا کر رک گیا۔ یہاں سے سگنل بڑے تیز آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی خبر اندر کپتان پلوٹو اور مرکری کو بھی ہو گئی کہ ان کے وائرلیس کے آلات کے سگنل باہر سنے جا رہے ہیں۔ پلوٹو نے فون اٹھا کر تمام انجینئروں کو حکم دیا کہ ساری مشینیں ایک دم سے بند کر دی جائیں۔ اس کے حکم کے مطابق تجربہ کار کی ساری الیکٹرانک مشینری بند کر دی گئی۔ بہرام نے محسوس کیا کہ ٹرانسمیٹر میں سگنل آنے بند ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اسی ٹیلے کے پاس کھڑا سوچتا رہا۔ پھر اس نے ایک بڑے سے پتھر کے اوپر 6-7 پتھر رکھ کر نیم دائرے کی شکل بنائی اور وہاں سے واپس ہو گیا۔ اپنے گھر واپس آ کر اس نے غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ جس قدر غور کرتا یہی نتیجہ اس کے سامنے آتا کہ ستاروں کی مخلوق نے اسی ٹیلے کے بات بیان کی۔ آرتھر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے بہرام سے کہا کہ وہ ابھی چل کر پراسرار ٹیلا دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرام اسے گاڑی میں بٹھا کر ٹیلے کے پاس لے گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ٹیلے کے سامنے آ گئے۔ اندر کپتان پلوٹو کو اسی وقت ان کی آمد کی خبر ہو گئی تھی جب وہ ابھی میدان میں داخل ہوا تھا۔ ان کے ریڈار نے انہیں خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ تہخانے کی ساری مشینری بند کر دی گئی تھی اور بہرام اور انسپیکٹر آرتھر کو اپنے اپنے ٹرانسمیٹر پر کوئی سگنل سنائی نہیں دے رہے تھے۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ غزالہ اور سائنسدان کو اغوا کر کے ستاروں کی مخلوق انہیں کہاں لے گئی؟ بہرام کی اپنی بیوی سے ملاقات کہاں ہوئی؟ لاش سے پھر کون سا خطرناک کام لیا گیا؟ یہ سب حالات جاننے کے لیے اسی کہانی کی اگلی قسط ملاحظہ کیجیے نیکسٹ ویڈیو میں، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن